तो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा और जाना, आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर है। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि कैसे वस्तुओं की गिनती में जो सार्थक अंक होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत जाहिर सी बात है। अगर ये एक पेन है तो ये एक पेन भी लिख सकती हूँ मैं, पर मैं श्योर हूँ ये 1.0 पेन भी लिख सकती हूँ, है ना। मेरे को पता है कि कोई है नहीं डेसिमल के बाद, किसी भी तरीके से 1.1 पेन तो हो नहीं सकता है। ये 1.00 पेन भी हो सकता है, ये 1.0000 पेन भी हो सकता है, ये 1.00000000 इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ जीरोस में इसके आगे लगा सकती हूँ, है ना, लगा सकती हूँ। इसका ये मतलब है कि ये जो पेन है ये इनफाइनाइट अमाउंट के डेसिमल प्लेसेस तक श्योर है ये एक ही पेन है। एज अ रिजल्ट, अगर हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं तो उसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे परिशुद्धता और यथार्थता। तो परिशुद्धता, पहली बात तो क्या होता है, किसी भी राशि के विभिन्न मापने के साम्य को व्यक्त करने वाली क्वांटिटी को हम परिशुद्धता कहते हैं। यानी कि कोई अगर राशि है तो उसको विभिन्न माप, कितनी प्रिसीजन से, इसको इंग्लिश में प्रिसीजन कहते हैं, कितनी प्रिसीजन से कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, उसे परिशुद्धता कहते हैं। और वहीं पे यथार्थपरकता क्या होती है? यथार्थपरकता होती है उसकी एक्यूरेसी, वो राशि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी विशेष प्रायोगिक मान के वास्तविक मान में मेल कितना है, एक्चुअल जो माप है और जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, वो बताती है हमारी यथार्थपरकता। उससे हमें ये पता चलता है। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी क्वांटिटी है जो है 2 ग्राम। 2 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। विद्यार्थी ए इस क्वांटिटी को निकालता है एज 1.95 ग्राम। वहीं जो विद्यार्थी बी है वो इस क्वांटिटी को निकालता है एज 1.958 ग्राम। इस सेंस में यहाँ पे आप सोचेंगे जो क्वांटिटी ज़्यादा परिशुद्ध है वो क्वांटिटी है जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा श्योर हैं, ज़्यादा शुद्धता के बारे में श्योर हैं कि ये 95 पक्का 95 ही है। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा परिशुद्ध है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि इस विद्यार्थी ने एक क्वांटिटी निकाली जो है 1.652 ग्राम। अब परिशुद्ध क्वांटिटी कौन सी है इनमें से? अभी भी परिशुद्ध क्वांटिटी तो यही होगी, पर जो यथार्थ क्वांटिटी है, जो एक्यूरेट क्वांटिटी है, वो ये है, क्योंकि ये ज़्यादा नियरेस्ट है 200 ग्राम से, जबकि ये वाली जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज, ये ज़्यादा परिशुद्ध क्वांटिटी है। तो इस केस में जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, पर जो परिशुद्ध उत्तर होगा वो ये होगा। तो अब ये आपको आई होप मतलब समझ आ गया होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे सार्थक अंकों को कैसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसमें ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो कि है 12.11 और हमारे पास है 18.0, तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो होएगा 11.01 30.11। पर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर तो कितने सार्थक अंक हैं, ऊपर है 4 सार्थक अंक और डेसिमल के बाद है 2 सार्थक अंक। वहीं नीचे सिर्फ 1 सार्थक अंक है। तो हम जिसके जो कम है ना क्वांटिटी में, हम उसके सार्थक अंक चुनेंगे। क्योंकि यहाँ पे 8.0 सबसे छोटा नंबर है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास अभी भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सार्थक अंक हो, यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30.1।
अब हम जोड़ना और घटाना सीख गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सार्थक अंकों का गुना और भाग कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पे है 2.5 इंटू 1.25। सबसे पहले तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे एकदम और आपका आंसर आ गया है 3.125। अब आप देखेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है और इसमें कितने हैं 3। आप देखेंगे किसमें सबसे कम सार्थक अंक है, 2.5 में कम है ना, तो कितने हैं उसमें 2, इसीलिए आपके फाइनल आंसर में भी 2 सार्थक अंक होंगे और इसमें आप आंसर लिखेंगे 3.1। अब आपको एक बात जो यहाँ पे बहुत अच्छे से बिठा लेनी है वो ये है कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो जो डेसिमल के बाद वाले सार्थक अंक थे हम वो गिन रहे थे, पर जब आप गुना और भाग कर रहे हैं तो आप टोटल जितने सार्थक अंक है वो गिनेंगे। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम ऐसे डिजिट्स कम कर रहे हैं तो हमें इनको राउंड ऑफ यानी कि निकटम के थ्रू कम करना पड़ेगा ताकि हम ध्यान रख सकें कि कैसे इन्हें कम करना है। तो अब मैं आपको वो करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5.320 और आपको कम करना है इसे और इसे 2 डेसिमल डिजिट्स तक लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो लास्ट डिजिट है आप जो हटा रहे हैं, अगर ये डिजिट इवन डिजिट है, अगर ये डिजिट 5 से कम है, जैसे कि 0 होता है 5 से कम, तो जब आप इसे कम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होएगा 5.32। लेकिन वहीं अगर ये डिजिट मान लीजिए कुछ ऐसा है 36, तो अब यहाँ पे ये डिजिट तो 5 से ज़्यादा है ना। जब डिजिट 5 से ज़्यादा है तो जब हम उसे हटाएंगे उसे तो हम लिखेंगे 5.33। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इफ डिजिट 5 है। अब बच्चों अगर डिजिट 5 है तो आप ये देखेंगे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास है 5.325 और यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 के बाद जो हमारा ये वाला डिजिट है क्या ये ऑड है या फिर ये इवन है। यहाँ पे डिजिट ऑड है तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे और हम लिखेंगे 5.32। बट अगर यहीं ये डिजिट इवन ऑड होता, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर होता 5.355, ठीक है। तो अब आपके पास 5 है और 5 के बाद एक ऑड नंबर है, तो हम इस नंबर को एक बढ़ा देंगे और हम इसको राउंड ऑफ करके कहेंगे 5.36। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सार्थक क्रिया के बारे में हमें यहीं तक पढ़ना था और अब हम आगे बात करेंगे विमीय विश्लेषण के बारे में। विमीय विश्लेषण बच्चों क्या होता है? सबसे पहले कुछ नहीं, बस डायमेंशनल एनालिसिस होता है जिसमें हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हम ये यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे और 2 यूनिट्स को कैसे रिलेट किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते हैं इंचेस का और सेंटीमीटर्स का। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो अब हम सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो ये है कि धातु का एक टुकड़ा है बच्चों जो 3 इंच का है और हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर में होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 इंच कितना होता है। 1 इंच हो गया आपका 2.45 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो 3 इंच कितना हो जाएगा भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 3 इंच हो जाएगा आपका 2.45 इंटू 3, जो कि आपका आएगा 5, 1, 12, 13, 1, 3, 2, 6, 7.35 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे है। आओ स्टार्ट करते हैं इसे। हमें बोला गया है कि आपके पास एक जग में 2 लीटर दूध है, तो बताओ वो मीटर क्यूब में कितना होएगा। अब आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर अगर 1 लीटर इतना है तो अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आ जाएगा कि 1/100 इज इक्वल टू 1, है ना, ठीक है, 1 मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्यूब, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 2 लीटर है, अब सिमिलरली हम 2 लीटर के साथ करेंगे, तो जो 2 लीटर हो जाएगा दैट विल बी 2 × 10⁻⁻⁰ सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें तो पूछा गया है मीटर क्यूब में, यहाँ हमारा आंसर आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1, 2 और इसको डिवाइडेड बाय क्यूब्स। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा कि 2 लीटर्स इज इक्वल टू योर 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर होगा, विद प्रैक्टिस ये बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। एज इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। तो आपको सबसे पहले देखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। फिर आपको देखना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। उसके बाद आप सीधा जाएंगे और आप देखेंगे कि कितने सेकंड आएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 दिन को पहले आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फाइनली जो हमें आंसर चाहिए वो सेकंड्स में चाहिए, तो इसे फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा ये भी हो गया है, और अब हम जाएंगे रासायनिक संयोजन के नियम की तरफ, यानी कि प्रिंसिपल और लॉज ऑफ केमिस्ट्री। पहला लॉ जो हम पढ़ते हैं वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने फिजिक्स में भी पक्का पढ़ा होगा। इसका यही मतलब होता है बेसिकली कि जो मास है, यानी कि जो द्रव्यमान है, वो ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, सिर्फ एक से दूसरी स्टेट में बदला जा सकता है। तो हम यही इसमें लिखा भी हुआ है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। बेसिकली बच्चों ये जो नियम है ये एक फ्रांसिस रसायनी जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और इसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात सदैव होता है वो हमेशा समान, हमेशा कांस्टेंट, एक ही मात्रा में होता है। मतलब अगर हमारे पास लेट अस से H2 + O2 इज गिविंग H2O, यानी कि हमारा जल, और जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम एक 2 यहाँ लगाते हैं और एक 2 यहाँ लगाते हैं। तो अगर 2 हाइड्रोजन मिलके और एक ऑक्सीजन मिलके 2H2O बना रहे हैं तो ये इक्वेशन कांस्टेंट रहेगी, वो इसी प्रोपोर्शन में, इसी अनुपात में हमेशा ये कार्य होगा। इसके अलावा किसी अनुपात में कार्य नहीं हो सकता है, और सेम चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जो हम बात करते हैं कार्बन, तांबे और ऑक्सीजन की। प्रकृति में जो तांबा है उसका जो मास है वो है 51.35। तो अगर हम उसका संश्लेषित भी करें, अगर हम उसका निर्माण भी करें, नया तांबा भी बनाए, तो भी उसका जो अमाउंट होएगा, उसकी जो प्रतिशत होएगी वो सेम ही रहेगी 51.35। सिमिलरली कार्बन भी सेम रहेगा, ऑक्सीजन भी सेम रहेगा, चाहे वो चीज़ विज्ञान के थ्रू लैब में बनी हो या वो प्रकृति में ही वैसी मिलती हो। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ, जो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस नियम का यही कहना है। ये नियम दिया गया है डाल्टन के द्वारा, और इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का जो संयुक्त होने वाला द्रव्यमान है वो भी अलग अलग अनुपात में होएगा। इसमें उदाहरण के लिए हमने फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का को ही लिया है। कैसे हम इसमें करते हैं, देखिए अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 18 ग्राम का एक मास, एक यौगिक बनता है जिसे हम जल कहते हैं।
लेकिन वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट डबल कर दें और हाइड्रोजन सेम रहने दें तो जाहिर सी बात है अलग चीज़ बनेगी। यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एकदम अलग कंपाउंड। इसकी सारी गुणधर्म, चाहे वो फिजिकल हो या वो रासायनिक हो, सारी प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग होंगी और ये एकदम अलग कंपाउंड बनेगा। यही है ये वाला लॉ या फिर ये वाला नियम। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं गे-लुसाक का नियम, जो है आयतनों का नियम, गैसीय आयतनों का नियम। ये 1808 में दिया गया नियम है और इसमें ये पाया गया था कि अगर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अगर वो गैस संयुक्त होती है तो उनका आयतन सरल अनुपात में होता है और वो एकदम सेम मात्रा में यूज़ होती हैं। दैट इज़ अगर हमारे पास सिर्फ गैसेस इस्तेमाल हो रही है तो वो भी एक फिक्स्ड मात्रा, एक फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड आयतन में ही ऐड होंगी। जैसे कि अभी पीछे आपको दिखाया, उसके लिए वेट के लिए पीछे आपको यहाँ दिखाया गया एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वैसे ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन के रूप में दिखाया गया। अगर 100 ml हाइड्रोजन यूज़ होता है तो 50 ml ऑक्सीजन ही यूज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं तो जल नहीं बनेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे इन्होंने ये रेशो के रूप में यानी कि अनुपात के रूप में भी करके दिखाया है कि कैसे ये 2:1, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ 50 है तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2:1 के रेशो में कंबाइन करके 2 जल देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अवोगाद्रो का नियम, ये लास्ट नियम होता है हमारा और इसके अंदर हमने बात किया है कैसे अवोगाद्रो ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाना चाहते हैं तो जिस अमाउंट में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, वो और ऑक्सीजन के परमाणु एकदम सेम अमाउंट में होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। इसमें हमने ये सीखा, मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन लिए गए हैं, समान वॉल्यूम्स ली गई हैं, तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो भी सेम ही होगी। मतलब एक वॉल्यूम में एक अमाउंट के अणु ही होंगे सेम ताप और दाब पे। जैसे कि इसका मतलब उन्होंने आगे जब अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक आयतन है, एक वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और ये एक वॉल्यूम है हाइड्रोजन का। इसमें जितने हैं, इसमें जितने अणु हैं उतने ही इसमें होंगे। और ऑक्सीजन जो एक अलग एटम है, एकदम अलग चीज़ है, उसमें भी उतने ही अणु होंगे जितने इसमें और इसमें थे। इनफैक्ट जब ये मिलके बनेंगे तो क्योंकि 2 आयतन बन रहे हैं तो उसमें इसका और इसका डबल होएगा, पर जो संख्या होगी सेम ताप और दाब पे, अगर आयतन सेम है तो संख्या भी एकदम सेम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था और इसके साथ इन्होंने परमाणु और अणु के बीच में मतलब भी बहुत आसानी से समझा दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है, ठीक है, पर यहाँ पे ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, पर एक साथ ये भी अलग अलग परमाणु ही कहलाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे एक साथ है। तो अगर यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर 6 अणु हैं तो यहाँ भी 6 अणु होंगे, बट क्योंकि ये 2 आयतन है तो यहाँ पे 12, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि डबल हो जाएगा, यहाँ 12 अणु हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फिर से और हम बात करेंगे, ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे उन्होंने ये सब एक सिंगल बुक में लिखा जिसको हम जर्नल द फिजिक कहते हैं। अवोगाद्रो का प्रस्ताव फ्रांसिस में, ये उनकी बुक थी जिसके अंदर उन्होंने परमाणु और अणु के बारे में जितनी नॉलेज उनको थी उन्होंने सब डाल दी कि कैसे, वही जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, परमाणु होते हैं पार्टिकल्स, एटम्स जिनसे तत्व बनते हैं, और जब बहुत सारे परमाणु मिल जाए, अलग अलग चीज़ों के परमाणु, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें कहा जाता है अणु। इसके बाद लगभग 50 वर्ष के बाद यहाँ पे आए हमारे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको उनके सारे सिद्धांत के सारे प्रिंसिपल, सारे नियम लिखने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़। एंड इसमें उन्होंने बस एटम्स यानी कि जो आपके परमाणु है या फिर आप कह सकते हैं अविभाज्य है, उनके बारे में बताया। 460 to 370 BC तक थे। और हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि कैसे 2500 साल, इनसे 2500 साल
पहले ही एक इंडियन वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दे दी थी, बट वो आगे जा नहीं पाई। तो अब हम इसके नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बनते हैं। दैट इज सारा मैटर, सारा, चाहे मेरी बॉटल है, मेरा शीशा है, मेरा पेन है, मेरा बोर्ड है, सारे का सारा द्रव्य हमेशा परमाणुओं से ही बनता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम्स कहते हैं उनसे ही बनता है। इसके अलावा उनकी जो दूसरी थ्योरी थी वो ये थी कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं ने एक समान द्रव्यमांक सहित एक समान गुणधर्म होता है। मतलब अगर एक अमाउंट में परमाणु है, एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे, सारे एक जैसे होंगे, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक, सारे गुणधर्म एक जैसे होंगे। लेकिन विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान से विभिन्न होंगे। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम के परमाणु है और हमारे पास मैग्नीशियम के परमाणु है। सारे सोडियम के परमाणु एक जैसे होंगे और सारे मैग्नीशियम के परमाणु एक जैसे होंगे, बट क्या दोनों एक जैसे होंगे? नहीं, दोनों का तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल मेल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। अगर एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु बने हैं तो ही यौगिक बनेगा। इसके अलावा अगला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो होते हैं उनको बहुत ही फिक्स्ड क्वांटिटी में यूज़ करा जाता है और ना ही परमाणु बनते हैं ना ही परमाणु नष्ट किए जाते हैं। परमाणु बस एक से दूसरे तत्व में जा सकते हैं, वो ना ही नष्ट होते हैं ना ही बनते हैं। इससे डाल्टन के इन सिद्धांतों से आज तक के नियम बने हैं। आज तक का सारा रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब सिर्फ इन्हीं नियमों से बनता है और यह परमाणु जो होते हैं इन्हीं से संजोया पूरा विषय है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमांक क्या होता है? जो आपका एटॉमिक मास होता है, और आणविक द्रव्यमांक होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। इसकी बात बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत आसानी से बता देती हूँ। एक सिंगल परमाणु का मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12th एटम, 1/12 ऑफ अ कार्बन 12th एटम का जो मास होता है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी तत्व, उसको हम उसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं। बस यही सिंपल सी बात है और ये 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने खोजा था। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा स्टोइकियोमेट्री इसी से होता है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें समझाया जाएगा कैसे। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये आपको समझ आ गया। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे एक हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु का हमें वेट पता है, वो ये है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। और यहीं पे जो हमें अभी हमने सीखा है कि एक AMU कितना होता है, तो हम इससे हम बता सकते हैं कि एक U यानी कि एक यूनिफाइड मास कितना होएगा हाइड्रोजन का, 1.0080 यूनिट्स। ये जो यूनिफाइड मास है ये हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। ना तो आपको ये बड़ी यूनिट यूज़ करनी पड़ी, ना आपको ये बड़ी यूनिट यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि आपके पास ये छोटी यूनिट आ गई। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का मास रख दूँ तो आपके पास ऑक्सीजन का आ जाएगा जो है 15.995 AMU। सो बच्चों, ये था पार्ट 1। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना और इसके आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।